Hello student, welcome back again. Here Rasmi Sharma, Assistant Professor in Physics from Government TCL PG College, Jangir. Today we again discuss the lecture topic of BSc previous class of subject Physics of paper first from unit 3rd, and the lecture topic is refrigerator or heat pump or compressor. This is the last topic of liquefaction of gases. तो आज हम बात करेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के लास्ट टॉपिक के बारे में। और टॉपिक का नाम है रेफ्रिजरेटर, जिसे हीट पंप भी कह सकते हैं या जिसे कंप्रेसर भी कहा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर किसे कहते हैं। रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो हीट एब्जॉर्ब करता है कोल्ड बॉडी से और हीट रिजेक्ट करता है हॉट बॉडी को जब एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा उस पर कोई वर्क किया जाता है, कार्य किया जाता है। एक्चुअली रेफ्रिजरेटर जो है हीट इंजन ही है जो रिवर्स पाथ में काम करता है, इसलिए रेफ्रिजरेटर को हीट पंप या कंप्रेसर भी कहा गया है। आगे देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। हीट इंजन में जो वर्किंग सब्सटेंस है, कार्यकारी पदार्थ, हीट एब्जॉर्ब करती है सोर्स से हाई टेम्परेचर पर, उच्च ताप पर, कुछ पार्ट को वर्क में कन्वर्ट करती है और रेस्ट पार्ट को सिंक को दे देती है लो टेम्परेचर पर, निम्न ताप पर। अब अगर हम रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करें तब यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होता है सिंक से लो टेम्परेचर पर सोर्स की ओर हाई टेम्परेचर पर, जिसे उच्च ताप कहा गया है, जब एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा यहाँ पर कोई कार्य किया जाता है। तो इस तरह से अगर कंटिन्यू यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब किया जाए कोल्ड बॉडी से और उसको जब ट्रांसफ़र किया जाता है हॉट बॉडी को, तब कोल्ड बॉडी जो है और भी ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, मतलब ज़्यादा जो है ठंडा हो जाता है। अब आगे रेफ्रिजरेटर का वर्किंग देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में वन साइकिल में जो वर्किंग सब्सटेंस है, कार्यकारी पदार्थ, Q2 हीट एब्जॉर्ब करती है सिंक से टेम्परेचर T2 पर। W = Q - Q2 इतना वर्क किया जाता है एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, और हीट Q1 जो है रिजेक्ट किया जाता है सोर्स को टेम्परेचर T1 पर। तो यहाँ पर Q2 हीट जो है एब्जॉर्ब किया जाता है सिंक से लो टेम्परेचर में। अमाउंट ऑफ जो वर्क डन है वो हो गया आपका W = Q1 - Q2, एंड जो हीट रिजेक्ट किया जाता है सोर्स पर वो है Q1 टेम्परेचर T1 पर। अब देखते हैं रेफ्रिजरेटर के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर 3 मेन पार्ट्स होते हैं रेफ्रिजरेटर के, वो है सोर्स, सिंक एंड वर्किंग सब्सटेंस। स्रोत, सिंक और कार्यकारी पदार्थ। अब वन बाय वन इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सोर्स। सोर्स जो है हमेशा हाई टेम्परेचर पे रहता है, जिसका टेम्परेचर दिया गया है T1 केल्विन से। इसे आप चाहे जितनी भी एनर्जी क्यों ना दे दें, जितनी भी हीट क्यों ना दे दें, बट इसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। अब सिंक में देखते हैं। सिंक हमेशा लो टेम्परेचर पे रहता है, जिसका टेम्परेचर दिया गया है T2 केल्विन। इसका भी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत बना रहता है, चाहे आप इससे जितनी भी एनर्जी क्यों ना ले लें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वर्किंग सब्सटेंस, जिसे कार्यकारी पदार्थ कहा गया है। जनरली लिक्विड अमोनिया या फ्रियोन को वर्किंग सब्सटेंस की तरह, कार्यकारी पदार्थ की तरह यूज़ किया गया है और इसे रेफ्रिजरेंट भी कहा जाता है। वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर को यहाँ पर डायग्राम की सहायता से भी समझा जा सकता है। जो रेफ्रिजरेटर के मेन पार्ट्स है, ये तीनों मेन पार्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला जो है सोर्स है, जो हमेशा कांस्टेंट हाई टेम्परेचर पे रहता है। दूसरा जो है सिंक है, जो हमेशा कांस्टेंट लो टेम्परेचर पर रहता है। और जो कार्यकारी पदार्थ है, वर्किंग सब्सटेंस, वो है W = Q1 - Q2 इतना वर्क डन किया जाता है एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा। इसके अलावा जो Q2 है वो सिंक से हीट एब्जॉर्ब किया जाता है टेम्परेचर T2 पे, और जो Q1 है वो जो है हीट रिजेक्ट किया जाता है सोर्स पर टेम्परेचर T1 पर। अब आगे अरेंजमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर को देखते हैं डायग्राम की सहायता से। डायग्राम में यहाँ पर हीट सोर्स दिया गया है, जहाँ पर टेम्परेचर उसका है T1 केल्विन।
और कंडेंसर को सी से शो किया गया है, जिसकी सहायता से हीट सोर्स पर टेम्परेचर T1 केल्विन पर हीट रिजेक्ट करके, मतलब यहाँ पर कंडेंसर सी द्वारा हीट सोर्स पर टेम्परेचर T1 केल्विन पर हीट रिजेक्ट करके रेफ्रिजरेंट जो है लिक्विड फॉर्म में लिक्विड कलेक्टिंग चैम्बर आर पर कलेक्ट होती है। उसके बाद चैम्बर आर से रेफ्रिजरेंट का थ्रोटल वाल्व बी से होकर जूल थॉम्सन एक्सपेंशन किया जाता है, जिससे इसका टेम्परेचर और भी कम हो जाता है। डायग्राम में आगे इवापरेटर ई बताया गया है। जूल थॉम्सन एक्सपेंशन के बाद इसे इवापरेटर ई से पास किया जाता है, जहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर इसका इवापरेट किया जाता है, मतलब इसका वाष्पित होता है। और यहाँ पर इवापरेशन के लिए जो भी लेटेंट हीट जरूरी होती है, मतलब जो भी गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे सिंक के द्वारा टेम्परेचर T2 केल्विन पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। इवापरेटर के आगे यहाँ पर डायग्राम में कंप्रेसर बताया गया है। अब आगे रेफ्रिजरेंट के जो भी वेपर्स है उसे कंप्रेसर P के सहायता से P पर पास किया जाता है, जहाँ पर यह एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड होती है, मतलब इसका रुद्रोष्म संपीड़न होता है। यहाँ पर कंप्रेशन के दौरान जो भी हीट प्रोड्यूस होती है या जो भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, कंडेंसर सी से फिर से पास होने के बाद सोर्स पर टेम्परेचर T1 केल्विन पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद फिर से रेफ्रिजरेंट जो है लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट होता है लिक्विड कलेक्टिंग चैम्बर आर पर। एक्चुअली यहाँ पर रेफ्रिजरेंट जो है फिर से लिक्विड कलेक्टिंग चैम्बर आर पर सैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म में होता है, और फिर से अगेन जो है एक न्यू साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर है, जो वन साइकिल में सोर्स और सिंक के बीच कार्य करता है, जब एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा यहाँ पर कोई कार्य किया जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट में रेफ्रिजरेशन साइकिल को दिया गया है, जिसमें बेसिकली 4 ऑपरेशन को समझाया गया है। फर्स्ट वन इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन, सेकेंड वन इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, थर्ड वन इज एडियाबेटिक कंप्रेशन एंड फोर्थ वन इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब वन बाय वन ये जो 4 ऑपरेशन दिए गए हैं, इसको हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। तो इस डायग्राम में यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है वो रेफ्रिजरेशन साइकिल के पीवी ग्राफ को शो करता है, जहाँ पर वॉल्यूम को एक्स एक्सिस में लिया गया है और प्रेशर को जो है वाई एक्सिस में लिया गया है, इसलिए इसे रेफ्रिजरेशन साइकिल का पीवी ग्राफ कहा गया है। जो यहाँ पर साइकिल होगा, साइकिल के थ्रू जो है चार ऑपरेशन बताया जाएगा, वो जो है ADCBA के थ्रू होगा, जहाँ से हमको एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन को समझना है। तो ग्राफ का जो पहला ऑपरेशन है वो है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, जो पीवी ग्राफ में कर्व AD के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। इस पार्ट में जो वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर है, मतलब कार्यकारी पदार्थ का जो तापमान है, वह T1 से गिरकर T2 हो जाता है। यहाँ पर कार्यकारी पदार्थ जो है रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में लिया गया है। यहाँ पर टेम्परेचर जो है T1 से T2 हो जाता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर के कम होने से, फॉल होने से, इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, मतलब तापमान गिरने की वजह से इसकी आंतरिक ऊर्जा में भी कमी आ जाती है, आंतरिक ऊर्जा भी घट जाती है। अब एडियाबेटिक एक्सपेंशन को देखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के ऑपरेशन को शो करता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो है वो पीवी ग्राफ में कर्व DC के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। इस पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है। तो हमारा टेम्परेचर यहाँ पर T2 है, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पर T2 रहेगा। तो इस पार्ट में जो है हीट Q2 एब्जॉर्ब किया जाता है सिंक से टेम्परेचर T2 पर। और हम इससे पहले जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में देखे थे, तो वहाँ पर जो है हीट कांस्टेंट रहता है,
और टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं। तो जिस तरह से देखें कि वहाँ पर हीट कांस्टेंट था और टेम्परेचर जो चेंज हुआ था, टेम्परेचर फॉल हुआ था, जिसके कारण टेम्परेचर में चेंजेस आए थे T1 से T2। और यहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, बट यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब किया जाता है सिंक से टेम्परेचर T2 पर। नेक्स्ट ऑपरेशन में चलते हैं जो एडियाबेटिक कंप्रेशन को बताता है। एडियाबेटिक कंप्रेशन है तो यहाँ पर फिर से जो हीट है वो कांस्टेंट रहेगा और इसे पीवी ग्राफ के कर्व CB के द्वारा शो किया गया है। इस पार्ट में जो वर्किंग सब्सटेंस है, कार्यकारी पदार्थ, उसका जो टेम्परेचर है, तापमान, वो T2 से T1 इंक्रीज़ हो जाता है। अब यहाँ पर टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, बट यहाँ पर फिर से जो हीट है वो कांस्टेंट है और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बढ़ जा रहा है। और इससे पहले जो हम एडियाबेटिक एक्सपेंशन में देखे थे तो टेम्परेचर वहाँ पर कम हो जा रहा था, कमी हो जा रही थी, जिसकी वजह से आंतरिक ऊर्जा भी है वो घट जा रही थी। और इस पार्ट में वर्किंग सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो T2 से इंक्रीज़ होकर T1 हो जा रहा है, जिसके कारण इसकी आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ जा रही है। लास्ट ऑपरेशन देखते हैं जिसे आइसोथर्मल कंप्रेशन कहा गया है और जिसे पीवी ग्राफ के कर्व बिग ए के द्वारा शो किया गया है। फिर से यहाँ पर आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसलिए इस पार्ट में हीट Q1 जो है रिजेक्ट किया गया है सोर्स पर टेम्परेचर T1 केल्विन पर। तो इस तरह से यहाँ पर साइकिल कंप्लीट होता है 4 ऑपरेशन के द्वारा ADCBA के थ्रू। और वर्किंग सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करता है Q2 लो टेम्परेचर सिंक T2 केल्विन पर और Q1 हीट रिजेक्ट करता है सोर्स को हाई टेम्परेचर पर T1 पर, जब इस पर एक्सटर्नल वर्क जो है W = Q1 - Q2 किया जाता है। नेक्स्ट जो दिया गया है वो मीनिंग ऑफ इफ़िशियंसी, मतलब दक्षता का अर्थ को यहाँ पर बताना है। अब अगर हम फिर से यहाँ पर हीट इंजन के बारे में बात करें और हीट इंजन की इफ़िशियंसी को अगर हम शो करना चाहें तो यहाँ पर हम कंप्लीट साइकिल को सबसे पहले फिर से रिपीट करते हैं। तो हीट इंजन में जो कंप्लीट साइकिल के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है उसमें वर्किंग सब्सटेंस कुछ हीट एब्जॉर्ब करता है Q1 सोर्स से टेम्परेचर T1 केल्विन पर जो हायर टेम्परेचर पर होता है, कुछ पार्ट कन्वर्ट करता है वर्क में W और जो रेस्ट पार्ट को रिजेक्ट कर देता है सिंक को Q2 लो टेम्परेचर T2 केल्विन पर। इसलिए जो कंप्लीट साइकिल में जो वर्क मिलता है हीट इंजन से उसे आउटपुट कहा जाता है और जो हीट एब्जॉर्ब किया जाता है सोर्स से हाई टेम्परेचर पर उसे इनपुट कहा गया है। इसलिए हीट इंजन की इफ़िशियंसी को शो किया जाता है ईटा से और ईटा = होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, जहाँ पर आउटपुट है जो कंप्लीट साइकिल में वर्क ऑब्टेन हुआ है, वर्क मिला है हीट इंजन के थ्रू W अपॉन जो इनपुट है, तो जितना कंप्लीट साइकिल में हीट एब्जॉर्ब किया गया है सोर्स से, जिसे Q1 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ईटा हो गया इफ़िशियंसी ऑफ हीट इंजन, सो ईटा = Q1 - Q2 अपॉन Q1, जहाँ पर Q1 - Q2 जो है W के बराबर है, तो W = Q1 - Q2, इतना वर्क डन किया गया है कंप्लीट साइकिल में हीट इंजन के द्वारा और अपॉन जो इनपुट है वो Q1 है, क्योंकि इतना हीट एब्जॉर्ब किया गया है सोर्स से हाई टेम्परेचर पर। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ईटा = 1 - Q2 अपॉन Q1। आइडियल इंजन के लिए ईटा = हम लिख सकते हैं 1 - T2/T1, जहाँ T1 और T2 जो है सोर्स और सिंक का टेम्परेचर है। यह तो हीट इंजन का हो गया। अब अगर हम रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करते हैं तब तो हीट Q1 = Q2 + W, इतना हीट रिजेक्ट किया जाता है सोर्स पर जब सिंक के द्वारा Q2 हीट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जब उस पर कोई एक्सटर्नल वर्क किया जाता है। तो इस तरह से रेफ्रिजरेटर में Q2 हीट एब्जॉर्ब किया जाता है सिंक से लोअर टेम्परेचर T2 पर, जिसे आउटपुट कहा गया है, और यहाँ पर जो इनपुट है वो होगा जो एक्सटर्नल वर्क किया जा रहा है W। तो इसलिए हम रेफ्रिजरेटर की इफ़िशियंसी को, रेफ्रिजरेटर की दक्षता को
कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के टर्म्स पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब इसके कार्य गुणांक के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर को शो किया गया है रेशियो ऑफ जितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया गया है सिंक से लो टेम्परेचर पर टू द साइकिल में जो वर्क डन किया गया है एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, तो इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, और इसे बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए हम इसे लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेटर अपॉन वर्क डन इन अ साइकिल बाय द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसे अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो हो जाएगा बीटा इक्वल टू Q2 अपॉन W। तो जो Q2 है वो हीट एब्जॉर्ब किया गया है सिंक से, और अपॉन जो W है वो उतना वर्क डन किया गया है किसी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, एंड W इक्वल टू होता है Q1 माइनस Q2, इसलिए लिखा गया है Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं Q2 अपॉन Q1 अपॉन 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, इसके इक्वल जो है बीटा के बराबर होता है ये। अब नेक्स्ट अगर हम आइडियल कंडीशन के बारे में बात करें तो आइडियल कंडीशन के लिए लिखा जा सकता है Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू T2 अपॉन T1, इसलिए बीटा इक्वल टू हो जाएगा T2 अपॉन T1 अपॉन 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो जहाँ पर Q2 अपॉन Q1 था उसको रिप्लेस करके यहाँ पर T2 अपॉन T1 लिखा गया है, या इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है बीटा इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2, जहाँ T1 और T2 जो है सोर्स और सिंक के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर इस इक्वेशन में T2 की वैल्यू 0 रखते हैं तो इस कंडीशन में बीटा की भी वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। इसका मतलब जो रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वो भी 0 हो जाता है जब सिंक का टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 के बराबर होता है। इसका मतलब जब सिंक का टेम्परेचर कम होने लगता है उस कंडीशन में रेफ्रिजरेटर का ऑपरेशन और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू अटेन एब्सोल्यूट 0, कि एब्सोल्यूट 0 की वैल्यू जो है अटेन करना इम्पॉसिबल, असंभव हो जाती है। तो आज के लेक्चर में हम रेफ्रिजरेटर को देखें जिसे हीट पंप और कंप्रेसर भी कहा गया है। रेफ्रिजरेटर किसे कहा जाता है देखिए, उसके मेन पार्ट्स को देखें डायग्राम की सहायता से, उसके वर्किंग सब्सटेंस को देखें किस तरह से वो कार्य किया जाता है उसे देखें, कंपैरिजन किए हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बीच, एंड दोनों की इफ़िशियंसी के बारे में बात किए। थैंक यू।